हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कंप्यूटर, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के बारे में। जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था वो किया था आईसीटी के बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज थोड़ा सा हम कंप्यूटर है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर है, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम बाय एक्सेप्टिंग डाटा, परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ दोज ऑपरेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। यानी कि कंप्यूटर क्या है, आपका एक डिवाइस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप इनपुट, कोई भी डाटा है, इनपुट आप देंगे, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग होगी। जैसे कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, किस किस स्टेप्स के थ्रू करनी है। तो कंप्यूटर क्या है, वो मशीन है जो इन स्टेप को फॉलो करते हुए जो रिज़ल्ट आपको चाहिए है वो आउटपुट की फॉर्म में देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका इनपुट होगा और यहाँ पे आपको आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। जो कंप्यूटर है, इसका कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया था। कंप्यूटर है ये आपका, इसका जो अर्थ होता है ना, टू कैलकुलेट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया गया था तो स्टार्टिंग में ये इसीलिए बनाया गया था फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर है, इसको हम, इसका जो अर्थ है वो टू कैलकुलेट, कि कोई भी चीज़ है उसको किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में और हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए कि सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर आपने OS सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरह से कार्य करता है और उसका क्या रोल होता है कंप्यूटर को चलाने में। इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है उसको हम कितनी तरह से, उनका वर्गीकरण कितने पार्ट्स में कर सकते हैं। कंप्यूटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनपुट यूनिट है वो क्या होती हैं। कंप्यूटर में लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की जाती हैं। कंप्यूटर वायरस एक कॉमन सी टर्म है जो आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो वायरस टर्म है इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, ठीक है। बूटिंग क्या होती है। इसके बाद कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या होता है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि रैम और रोम की बात करेंगे। आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कौन सी है, कंट्रोल यूनिट, आपके आउटपुट, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी सी टर्म है जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको पता है क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है कि स्पीड, कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, जब हमारा कंप्यूटर आया था तो उसका साइज़ एक रूम के इक्वल था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनोवेशंस होती गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, उस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है उसका साइज़ तो डिक्रीज़ होता गया, लेकिन उसके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती गई, ठीक है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी है, हमें नए नए फंक्शंस हैं वो देखने को मिले। अगर हम स्पीड की बात करें तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है ना, वो MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में होती है, जो कि बहुत ही फास्ट होती है। अगर आपने कुछ भी डाटा है यहाँ से इनपुट किया है तो आपको कुछ सेकंड के अंदर ही उसका आउटपुट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। इसके बाद क्या है कि एक्यूरेसी, कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देगा ना एक्यूरेट देगा, ठीक है। सपोज कीजिए आप किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप काफ़ी लंबे टाइम से कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि जहाँ पर आप सपोज कीजिए 2 × 2 है उसको भी गलत लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग, मतलब इसके अंदर क्या है, एक काम करने की कैपेसिटी की लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जो आपको रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिलायबिलिटी, कि कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है ना वो रिलायबल होता है, यानी कि विश्वसनीय होता है। कि आपने जो रिजल्ट डाला है, अगर आप उसको आज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसी रिजल्ट को सेम डाटा के साथ अगर आप 1 महीने बाद चेक करेंगे ना, तो भी आपको वही रिजल्ट है सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपकी रिलायबिलिटी है कंप्यूटर की वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद स्टोरेज की बात करें तो उस कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज है, काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर आप डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट है कि वर्सेटिलिटी यानी कि क्या है कि आप कंप्यूटर को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट ही लिख रहे हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप गेम खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म में आप कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है डेलीजियंस। डेलीजियंस क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है ना वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, ठीक है। तो इससे आप कितना भी काम कराओगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपका काम है वो करता जाएगा कंटिन्यूसली, मतलब नॉट गेट टायर्ड। जितना भी लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए आप इससे काम करवाना चाहते हैं ये आपका काम करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कि रिसोर्स शेयरिंग यानी कि आप जहाँ पर आपके कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है वो आपको शेयर करना है, ठीक है। आपको कुछ पर्सन्स के साथ, सिलेक्टेड पर्सन के साथ शेयर करना है, आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। वो उसके लिए रिसोर्स शेयरिंग में कंप्यूटर है काफ़ी अच्छा रोल है वो प्ले करता है। इसके बाद जो कंप्यूटर है उसकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर है उसको मेनली हमने ना 4 भाग में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। किसके बेस पे? फिजिकल, परफॉर्मेंस एंड एप्लीकेशन है उनके बेस पे हमने 4 जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर डिवाइड किया है। कौन सी हैं आपकी? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर जो आपके स्मॉल हैं, लो कॉस्ट हैं, सिंगल यूज़र, ठीक है। जैसे कि आपके लैपटॉप हैं, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट्स हैं, ठीक है। सो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो स्मार्टफोन है वो किस तरह का कंप्यूटर है। आप तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्मार्टफोन तो फ़ोन है तो हम कंप्यूटर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको माइक्रो कंप्यूटर है उसकी कैटेगरी में डाला है। इसके बाद जो मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनकी कैपेसिटी है डाटा स्टोरेज की या प्रोसेसिंग की स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में हाई है, ठीक है। देखिए जो स्टोरेज है मोर देन ए माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि डाटा स्टोर करेंगे स्टोरेज माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मिलेगी, स्पीड आपको माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो इससे नेक्स्ट वाली जनरेशन जो पार्ट 3rd क्लासिफिकेशन है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसके अलावा जो मिनी कंप्यूटर है इसके एग्जांपल क्या क्या हैं आपके, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं DEC, PDP एंड वैक्स सीरीज़, IBM 8000 वाली सीरीज़, प्राइम कंप्यूटर प्राइम 50 सीरीज़, ठीक है। तो ये क्या है कि कुछ नाम दिए गए हैं आपके, तो आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है कि मिनी कंप्यूटर है कौन सा इनमें से फॉलोइंग में से एग्जाम्पल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मल्टी यूज़र होते हैं, जबकि आपके जो माइक्रो कंप्यूटर था वो आपका सिंगल यूज़र था, ठीक है। मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है। परफॉर्मेंस है वो इनकी हाई होती है किसके कंपैरिजन में? माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इनके अंदर अगर हम स्पीड की बात करें कि मेन फ्रेम में जो डाटा प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है ना वो होती है MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, ठीक है। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोर देन 1000 रिमोट वर्क स्टेशन कैन बी अकोमोडेटेड बाई ए टिपिकल मेन फ्रेम कंप्यूटर, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? आपका मल्टी यूज़र है, ठीक है। तो क्या है कि 1000 रिमोट वर्क स्टेशन एक साथ हम क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर से हम काम कर सकते हैं। इसके जो एग्जांपल की बात करें तो IBM E5000, वैक्स 8000 एंड CDC 6600, ठीक है। सो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसके बाद जो 4th क्लासिफिकेशन है वो है हमारी सुपर कंप्यूटर की। ये सबसे फास्ट काम करते हैं और सबसे एक्सपेंसिव हैं। स्पीड जो होती है आपकी सुपर कंप्यूटर की वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, जबकि आपकी जो मेन फ्रेम है उसकी कितनी थी? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, लेकिन आपकी जो सुपर कंप्यूटर है उसकी होती है फ्लॉप्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और अगर कोई भी कंप्यूटर है अगर उसकी जो स्पीड है ना 1 गीगा फ्लॉप पर सेकंड से कम है तो हम उसको सुपर कंप्यूटर है
उसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो स्पीड है एक सुपर कंप्यूटर की वो कितनी होनी चाहिए, 1 गीगाफ्लो पर सेकेंड। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो कितनी से कितने के बीच में लाई करती है आपकी, 400 टू 10,000 एमफ्लो, ठीक है। इसके बाद देखिए कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि आपका जो वर्ल्ड है उसका फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये ना आपके चेंज होते रहते हैं क्योंकि आपका इनोवेशन है वो कंटिन्यूसली रहती है। अगर आप अब सर्च करेंगे तो शायद कुछ और भी आ गया हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि जो स्मिथ और OLF4 है वो सुपर कंप्यूटर है, ये डेवलप किसने किया था, IBM की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, इसको लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इन्होंने जो वर्ल्ड है उसका सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो बनाया था, ठीक है। अगर प्रत्युष की बात करें तो इंडिया के अंदर करंटली में जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्युष, ठीक है। इसके बाद जो परम 8000 है ये बनाया था सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC और लॉन्च हुआ था ये 1 जुलाई 1991 को, इंडिया का फर्स्ट। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और एक है जो फास्टेस्ट कौन सा है। तो सबसे तेज़ कौन सा है, प्रत्युष, और जो सबसे पहला है वो कौन सा है आपका, परम 8000, और बनाया किसने था, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो ये थी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस, 4 टाइप की आपकी होती हैं, ठीक है। और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, वर्ल्ड का कौन सा है, किसने बनाया, कब लॉन्च हुआ, ये कुछ जो फैक्ट्स है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आप याद कर लीजिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। इसके बाद अगर हम इनपुट एंड आउटपुट यूनिट की बात करते हैं तो इनपुट यूनिट कौन सी होती है, इनपुट यूनिट जहाँ से आप आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कीबोर्ड, अगर आप कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करते हैं तो वही चीज़ आपको अंदर कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको टाइप होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं आप, एंटर कर रहे हैं। तो जहाँ से चीज़ें अंदर जा रही है मतलब इनपुट डिवाइस, माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस है। तो आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और एग्जांपल क्या है, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस तो है ही, जॉयस्टिक क्या होती है आपकी, जॉयस्टिक आपके माउस की तरह ही कार्य करती है, ठीक है। ट्रैक बॉल है, उसका फंक्शन भी सेम माउस की तरह होता है। टच स्क्रीन है, जैसे आप फ़ोन है, फ़ोन को ही ले लीजिए कि अगर आप उसके ऊपर बाहर से अपने फिंगर से टच करते हैं तो वो फंक्शन क्या है, अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लाइट पेन, डिजिटाइजर, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये कुछ हैं, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। सो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने के पूरे चांसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जहाँ पर आप कंप्यूटर से बाहर आपकी कोई भी चीज़ है वो निकल के आती है, ठीक है। जैसे प्रिंटर, अपने अंदर से कोई कमांड दी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में बाहर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे प्रिंटर, स्कैनर में क्या होता है कि आप स्कैनर के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट रख रहे हैं वो स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रिंटर में क्या है कि जो स्क्रीन के अंदर है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। सो स्कैनर और प्रिंटर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हम इनका फंक्शन है वो देख सकते हैं। और क्या है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़, ठीक है। सो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस के, जैसे आपका प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, यानी कि प्रोजेक्टर आपने देखा है कि जो भी स्क्रीन पे होता है वो आपको बाहर वाइट बोर्ड है उसके ऊपर देखने को मिलता है। जो मॉनिटर है, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, हेडफोन, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या है आपके आउटपुट। सो एक कॉमन सी सेंस आप लगा लेना कि जहाँ पर अगर आप किसी भी डिवाइस से अगर आपका डाटा अंदर जा रहा है कंप्यूटर के अंदर तो इनपुट डिवाइसेस है, अगर आपको वो बाहर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लैपटॉप वगैरह है उसके ऊपर आप स्पीकर लगा देते हैं, जैसे वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, तो क्या है वॉइस अंदर से क्या बाहर आ रही है, आपको बाहर सुनाई दे रही है, ठीक है।
तो ये चीज़ें क्या है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले मेन जो चीज़ है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3rd 4th 5th क्लास से ही वहीं से उनको मतलब CPU कंप्यूटर जैसे पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब सबको पता है कि जो CPU एक क्या होता है, ये होता है हमारा ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो CPU को बोला जाता है। और CPU के अंदर हमारी 2 चीज़ें आती हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। सो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो क्या है कि जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको देखती है, और कंट्रोल यूनिट क्या है, जितने फंक्शन जो कमांड दी जाती है उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो फंक्शन होता है आपका कंट्रोल यूनिट का। देखिए CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। इन टर्म ऑफ कंप्यूटिंग पावर द CPU इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर। देखिए CPU को जो ब्रेन ही बोल दिया गया है, अगर CPU ही ख़राब हो गया, ठीक है, ब्रेन ही नहीं है कंप्यूटर के पास, तो फंक्शन कार्य कैसे करेगा, ठीक है। तो जो इसलिए जो CPU है उसको सबसे मेन फंक्शन बोला गया है। सो इसको हमने CPU है इसको 2 में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कौन सी होंगी, जो आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है उनकी देखभाल करती है, ठीक है, कि किस तरह से उनको ऑपरेट करना है। देखिए जैसे सपोज कि ये आपका कंप्यूटर है, CPU पूरा एक बार दिखा दिया गया है कि यहाँ से आपका डाटा आएगा, जो CPU है वो देखेगा कि आपको किस तरह से डाटा है उसकी प्रोसेसिंग करनी है। अगर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन आया हुआ है तो उसको ये आपका ALU ये वाली यूनिट संभालेगी, अगर दूसरी फंक्शन है तो आपकी कंट्रोल यूनिट संभालेगी, ठीक है। इन्हीं के अंदर आपकी क्या है, मेमोरी है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होती है आपकी रोम यानी कि रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड कैच क्या होती है, जो आपकी हिडन फॉर्म में होती है, ठीक है। और इन सब के बाद आपको जो आउटपुट है वो देखने को मिलता है। सो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल किस फंक्शंस है उनको कंट्रोल करती है। देखिए ऑल डिवाइस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर इंटरेक्ट थ्रू कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल मतलब किस तरह से आप डाटा डालेंगे, ठीक है, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब पूरे की पूरा जो ऑपरेशन है उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होगी वो आपकी कंट्रोल यूनिट देखती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये ठीक है। एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी कि मतलब मेमोरी में किस तरह की हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, उसको पढ़ेगी, उसको डिकोड करेगी और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, ये सारा का सारा फंक्शन हमारा कंट्रोल यूनिट है उसका होता है, ठीक है। अब हम मेमोरी की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी रीड ओनली मेमोरी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी थी एंड कैच मेमोरी। सो कैच मेमोरी कौन सी होती है कि जो आपकी मेमोरी, जैसे आपने जो कुछ भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अपना सेव किया हुआ है, वो सेम चीज़ ना आपकी हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस है, वहाँ पर आपकी मतलब सेव होती है हिडन फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कैच मेमोरी। मेमोरी क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली और परमानेंटली, कि कोई भी ऐसा फिजिकल डिवाइस जो कि हम जो मदर बोर्ड होता है CPU है उसके अंदर लगाते हैं, फिजिकल डिवाइस जो हमारी कंप्यूटर है उसकी मेमोरी को या तो टेम्परेरी फॉर्म में या फिर परमानेंट फॉर्म में सेव करता है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। इसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ से हम समझेंगे इसको। तो रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनको फिर से रीड ओनली मेमोरी है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी SRM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली है, इसको भी फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। सो इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन सी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। सो एक साइड है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एक साइड है आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म सबसे पहले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को हम रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वही आपकी रीड राइट मेमोरी भी होती है। ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी,
इनमें से अगर पूछा जाए प्राइमरी या मेन मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी रैम। ठीक है, प्राइमरी और मेन मेमोरी आपकी रैम, सेकेंडरी मेमोरी आपकी रोम। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज की बात करें तो आपकी रैम में होती है। ठीक है, और इट्स वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल होती है आपकी रैम, मीन्स एज द डाटा लॉसेस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। कि इसके अंदर क्या है कि सपोज कीजिए आप कोई भी फंक्शन है, कोई आप काम कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर और लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से आपका कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, सो उस केस में जो आपने चीज़ें काम किया हुआ है वो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, यानी कि वोलेटाइल। लेकिन अगर आपका लॉस नहीं होता है, आप उसको सेव करते हुए चलते हैं, तो नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं तो वो होती है आपकी रोम। ठीक है, आपका जो डाटा स्टोरेज की बात की जाते हैं तो रैम के अंदर गीगाबाइट्स में, यानी कि काफ़ी जो लंबी लंबी फाइल होती हैं, लार्ज डाटा स्टोरेज होता है वो आपका रैम में होता है। लेकिन जो आपका रोम है वो एमबी में, यानी कि जो छोटी फाइल्स होती हैं वो आपकी रोम के अंदर सेव की जाती है। ठीक है, सो ये आपकी टेम्परेरी थी और परमानेंट आपकी रोम है। ठीक है, द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU रिक्वायर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो स्पेशली बनता है और पूछ भी लिया जाता है कि जब कंप्यूटर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो कौन सी मेमोरी में से होती हैं, तो वो होती हैं आपकी रैम के अंदर। ठीक है, सो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप इसके थ्रू पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप चाहें तो आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं। इसके बाद जैसे कि रैम है, रैम को 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया था, स्टैटिक और डायनेमिक। सो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो स्टैटिक होती है वो आपकी एक्सपेंसिव होती है, ये आपकी इनएक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव तो होती है बट इनएक्सपेंसिव किसके कंपैरिजन में, स्टैटिक के कंपैरिजन में। ठीक है, ये फास्टर होती है आपकी डायनेमिक के कंपैरिजन में, ज़्यादा पावर यूज़ करती है और ज़्यादा हीट है वो जनरेट करती है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा इनको। इसके बाद जैसे रोम है, रोम को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, रीड ओनली मेमोरी को, जैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो प्रोग्रामेबल तो क्या है कि यहाँ पर अगर आपने एक बार कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन दे दिए ना तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते प्रोग्रामेबल पे। ठीक है, कोई भी अगर आपने इंस्ट्रक्शन या डाटा स्टोरेज दे दी है कंप्यूटर को तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर क्या है कि जो प्रोग्राम है उसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको दोबारा दे सकते हैं। और इस चीज़ के इसमें आपका जो यूज़ होगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक जो UV लाइट्स है उनका होगा। ठीक है, जो इरेजेबल है मतलब जो इंस्ट्रक्शन आपने दे दी है उनको इरेज करने के लिए यूज़ किसका करेंगे आप, UV लाइट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, कि यहाँ पर डाटा है उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की हेल्प से। नोट द नीड ऑफ UV लाइट्स, कि यहाँ पर UV लाइट्स हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्रामेबल, यहाँ पर आप डाटा है उसको चेंज कर ही नहीं सकते, इंस्ट्रक्शन दे दी तो आपने दे दी हैं। इरेजेबल में आप कर सकते हैं इरेज इंस्ट्रक्शंस को और उसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ UV लाइट्स। इरेजेबल में आप जो इरेज करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है कि जो आपका CPU है, जो मेन सर्किट होता है कंप्यूटर का मेन सर्किट, ठीक है, जिसके अंदर आपकी CPU, आपके मेमोरी, आपके कनेक्टर्स, आपके हार्ड डिवाइस, हार्ड ड्राइव,
ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें लगी हुई होती हैं, एक पतली सी जो आप देखी हो कभी आपने कंप्यूटर का CPU जो होता है उसको अगर आप कभी खोल के देखेंगे ना तो उसके अंदर एक बिल्कुल पतली सी थिन एक प्लेट लगी हुई होती है। उसी के ऊपर आपकी जो मेमोरी हैं, वो आपके कनेक्टर्स हैं, ठीक है, आपके मतलब जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं सारे आपको उसी पतली सी प्लेट है होती है उसके ऊपर लगे होते हैं। और इसी जो थिन प्लेट होती है इसी को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। सो इट्स ए थिन प्लेट होल्ड्स CPU, मेमोरी, कनेक्टर्स, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो ऑडियो कनेक्टर्स टू आवर कंप्यूटर, पोर्ट्स, USB, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे की सारी आपकी उस थिन प्लेट है उससे अटैच होती हैं और उसी थिन प्लेट को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, सो इसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। सो ये वाला कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो या इससे आगे का जो भी हमारा रहने वाला है पोर्शन वो हम नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।